चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज व्हाट इज लॉ। लॉ क्या होती है, राइट। इसका सिचुएशन कैसे आया, इसका ओरिजिन क्या है, ये जनरली होता क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इधर देखो सारे के सारे। सर, देयर इज अ कंट्री, राइट। और एक कंट्री में एक सिस्टम होता है सोसाइटी का, और इस सोसाइटी को गवर्न करने के लिए बेटा एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है गवर्नमेंट। ठीक है, किसी भी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए बेटा हमने एक गवर्नेंस की नीड पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। अब ध्यान से सुनिएगा सर, जो गवर्नमेंट है, राइट, वो इस सोसाइटी को कैसे गवर्न करेगी, इसका कैसे डेवलपमेंट करेगी। तो कहते हैं सर, गवर्नमेंट इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। क्या बनाती है बेटा? सोसाइटी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, तो ताकि इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ये सोसाइटी अपने आप को डेवलप कर सके, राइट। एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से चीजों का डेवलपमेंट हो सके। तो सर, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने इम्पोज किए हुए हैं, ध्यान सुने प्लीज। जो रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज किए गए हैं, किन के ऊपर? सोसाइटी के ऊपर, पब्लिक्स के ऊपर, राइट। दीज रूल्स एंड रेगुलेशन आर नथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ, सॉरी, जस्ट लॉज। तो लॉ बेटा इज नथिंग, लॉ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बेटा, जो सरकार, गवर्नमेंट किसके ऊपर अप्लाई करते हैं बेटा? सोसाइटी के ऊपर। तो इन जनरल कॉन्सेप्ट में अगर बोलूं सर, किसी भी कंट्री में अगर सोसाइटी को गवर्न करना, तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाती है, उसके लिए गवर्नेंस प्रिपेयर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रूल्ड टू एंटायर सोसाइटी अमंग इंडिया, राइट। इंडिया की जो सोसाइटी है बेटा, उसको गवर्न करने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्न कैसे करेगी? लॉ बना के। क्या बना के? लॉ बना के। लॉ बना के मतलब सर, रूल्स एंड रेगुलेशन बना के। अब जनरल मतलब तो अगर मैं बोलूं, तो लॉ का बेसिक मीनिंग तो यही होता है बेटा कि लॉ क्या है। तो लॉ का बेसिक जो मतलब होता है वो यही होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट टू रेगुलेट द सोसाइटी, टू रेगुलेट द सोसाइटी। तो दिस इज द बेसिक। एंड लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं लॉ का मतलब बताऊं आपको, तो एक कॉमन पार्लियांस में हम कहते हैं भैया, लॉ क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या है बच्चे? स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको फ्रेम कौन करती है बेटा? सरकार। क्यों फ्रेम करती है? ताकि सोसाइटी को रेगुलेट किया जाए। अगर बेटा लॉज नहीं होते, इमेजिन करो, अगर लॉज नहीं होते तो सोसाइटी कैसी होती, राइट। अगर मर्डर को लेके लॉ नहीं बना होता, चोरी को लेके लॉ नहीं बना होता, ठीक है, किसी भी क्राइम को लेके लॉ नहीं बना होता, किसी भी रेगुलेशन को लेके लॉ लॉ नहीं बना होता, तो जरा इमेजिन कीजिए विदाउट लॉ सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होता। क्या एक सभ्य समाज हम बना पाते? एक सिविल सोसाइटी क्या हम बना पाते? मतलब ही नहीं बनता। ठीक है ना। तो द सिचुएशन इज दैट सर, सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, राइट, सोसाइटी को क्या करने के लिए बच्चे? रेगुलेट करने के लिए हम एक रूल्स एंड रेगुलेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को हम लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ। ये बिल्कुल बेसिक मीनिंग है। अब यहाँ पर है ना, एक छोटा सा प्रश्न क्रिएट हो गया। सर चलो, ये बात तो समझ आ गई कि जो गवर्नमेंट होती है वो सोसाइटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, बट सर, ये जो सरकार है ना, इसको किसने अधिकार दे दिया भाई? इसको किसने पावर दे दी लॉ बनाने की? हाँ, ये हमारे ऊपर लॉ बनाने वाले कौन होते हैं? हु ऑथराइज द गवर्नमेंट टू मेकिंग द लॉज अमंग द सोसाइटी? भाई साहब, अगर देश का प्राइम मिनिस्टर है, देश के सीएम है, इनको राइट किसने दिया कि हमारे ऊपर लॉ बना के हमें रेगुलेट करेंगे? राइट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता ना, इनको पावर कहाँ से मिली हमारे ऊपर लॉज लगाने की, हमारे ऊपर टैक्स लगाने की? टैक्स भी तो लॉ ही एक तरह सा, राइट। हमारे ऊपर बेटा किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने की कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं जा सकते, राइट, हम इस पर्टिकुलर चीज को नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है, राइट। तो द सिचुएशन इज दैट, तो सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा लॉ क्या होता है। तो जनरल पार्लियांस में हमने पढ़ा लॉ इज नथिंग, लॉ बेटा एक स्ट्रक्चर है,
रूल्स एंड रेगुलेशन का जो गवर्नमेंट बनाती है सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न आता है बेटा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर लॉ बनाने की पावर सरकार को किसने दी और कैसे दी। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सर ये जो पावर है सरकार को लॉ बनाने की कहाँ से आई, किसने प्रोवाइड करी। ठीक है जी, इसको नोट कीजिए। बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनेंगे। अच्छा, आपने ये चीज तो सुनी होगी, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेटा जो सीएस वाले स्टूडेंट हैं, राइट, उनको पूरा अभी मैं उनका सब्जेक्ट मतलब सिलेबस का पार्ट है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप काफी कुछ पढ़ेंगे इसमें। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा एक चैप्टर है बेटा, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, राइट। बट जनरली बेटा ये सीए वाले कोर्स में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक शेड्यूल है, सेवंथ शेड्यूल। ठीक है, वैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेटा 12 शेड्यूल्स हैं। इन 12 शेड्यूल्स में अलग अलग चीजें डिफाइन की गई हैं। तो इन 12 में से जो सेवंथ शेड्यूल है, ठीक है, वो पावर देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग लॉज। देखो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि लॉ क्या होता है, फिर हम पढ़ रहे हैं भैया सरकार के पास कहाँ से अथॉरिटी आती है। ठीक है, कहाँ से अथॉरिटी आती है कि वो जनता के ऊपर लॉज बना सकती है, पब्लिक को रेगुलेट करने के लिए लॉ बना सकती है। तो बेटा भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को राइट दे रखी है कि वो लॉ बना सकते हैं, यानी कि अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटीज ना तीन पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, इस सेवन शेड्यूल के तीन पार्ट्स हैं। इन तीन पार्ट्स में सबसे पहला आता है हमारे पास यूनियन लिस्ट, दूसरा आता है स्टेट लिस्ट, और तीसरी आती है बेटा हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, सर ये जो यूनियन लिस्ट है, इसमें जितने भी मैटर लिखे होंगे, यानी कि लिखा होगा कि आप किसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, किसके ऊपर लॉ नहीं बना सकते। सर स्टेट लिस्ट में कुछ मैटर लिखे होंगे कि आप किन चीजों के ऊपर लॉ बना सकते हो, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी कुछ मैटर लिखे होंगे कि जिनके ऊपर आप लॉज बना सकते हैं। जैसा आपने देखा, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक लॉ है, कंपनी लॉ एक लॉ है, स्टैम्प ड्यूटी एक लॉ है। अभी सारे ना मैटर लिखे हुए हैं इन लिस्टों में। तो कहते हैं सर यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर लिखे हैं, उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि पावर टू मेक लॉज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर लिखे हुए हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज, यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर लिखे हुए हैं बेटा, उन मैटर के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सिर्फ यहाँ पर जो मैटर लिखे हुए हैं स्टेट लिस्ट में, तो इनके पास जो पावर है टू मेक लॉज विद स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि सर स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर लिखे हुए हैं, उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है, भैया स्टेट गवर्नमेंट के पास। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मैटर लिखे हैं बेटा, तो वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो यानी कि जनरली बेटा भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेवंथ शेड्यूल में, कौन सा शेड्यूल बेटा, सेवन शेड्यूल। मैं आपको बता दूं शेड्यूल्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं छोटा सा पॉइंट। आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, राइट, अकाउंट्स पढ़ा होगा बेटा, कंपनी अकाउंट्स। आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा वहां पे कि एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। और फिर आपने देखा होगा, आपके रिस्पेक्टिव टीचर ने आपको बताया होगा कि बेटा डेप्रिसिएशन के बारे में कंपनी लॉ के शेड्यूल 3 में डिटेल में बता रखा है, राइट। तो कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल्स का नाम उन्होंने दिया होगा। शेड्यूल्स क्या होते हैं बेटा, एक तो बेटा क्या होता है, सेक्शंस होते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज वगैरह क्या होते हैं, ऐसी एक्सप्लेनेशन होता है, ऐसी बेटा शेड्यूल्स होते हैं। तो शेड्यूल्स में क्या होता है, बहुत सारी चीजें लिखी होती है, राइट। तो वैसे ही बेटा सेवंथ शेड्यूल है, सेवंथ शेड्यूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रही है कि भैया आप इन इन चीजों पे क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। आपको पता है, इधर देखिए जरा 2 मिनट, जीएसटी को लाने में इतना टाइम क्यों लगा।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाने में इतना टाइम क्यों लगा बेटा? क्योंकि ये जो जीएसटी है ना, ये ना तो यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ था, ना स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ था, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ था। अब भाई जब लिस्ट में लिखा ही नहीं है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, जब लिस्ट में लिखा ही नहीं तो आप लॉ कैसे बना सकते हो? तो इसका मतलब क्या होगा सर, पहले हमें इस 7 शेड्यूल में इसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। यस बेटा। तो इसीलिए बेटा जब जीएसटी आया था तो सबसे पहले संविधान को अमेंड किया गया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंज किया गया था। इस लिस्ट के अंदर बेटा इस जीएसटी को डाला गया था, उसके बाद बेटा जीएसटी के ऊपर लॉ बनाया गया भारत में। समझ रहे हो? तो इसका मतलब सर अगर इन लिस्टों में कोई मैटर नहीं है, उनके ऊपर लॉ नहीं बनाया जा सकता। यस बेटा, बिल्कुल नहीं बना सकता, मना है, सख्त मना है। बट हाँ, अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उस मैटर को डाल दें, ठीक है, पार्लियामेंट करती है बेटा, पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर अमेंडमेंट होगा। उस अमेंडमेंट में बेटा सारे लोगों की मेजोरिटी रहेगी, मेजोरिटी रहेगी बेटा, उसको अमेंड करेंगे, फिर अमेंड करने के बाद उसके ऊपर हम लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन कि भैया लॉ बनाने का बेसिक फ्रेमवर्क क्या है। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि भैया लॉ क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि सर सरकार के पास लॉ बनाने की अथॉरिटी कहाँ से आती है। तो आपने पढ़ा सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, उसका जो 7th शेड्यूल है, उस 7th शेड्यूल बेटा सरकार को पावर देता है लॉ बनाने की। इससे पहले भारत में बेटा एक और टैक्स था, सर्विस टैक्स। ये सर्विस टैक्स में बेटा इन मैटर में से किसी भी मैटर में नहीं था, तो इसको भी बेटा अमेंड करके ही लेकर आए गए थे, और अमेंड करने के बाद ही बेटा इसको कंक्लूड किया गया था। तो सर राइट बेटा, इन मैटर्स को आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रीजन भी क्योंकि मैटर आपको दिए भी नहीं है। अगर आपको फिर भी नॉलेज के लिए जानना हो, तो जब मैं सीएस वालों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहूंगा, तो वहां पर आप कुछ लेक्चर मेरे से ले सकते हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए। आप उस क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं, नो डाउट। ठीक है ना, जो सीए वाले स्टूडेंट है। बाकी सीएस वाले स्टूडेंट को काफी डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन कैसे चलते हैं, वो सब चीजें बेटा आपको बताई जाएंगी, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काफी डिटेल में दिया गया है। बट ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इतना याद रखना है, भैया अगर मुझे लॉ बनाना है, आम कौन, सरकार, तो सरकार को लॉ बनाने की पावर किसने दी बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। कहाँ लिखी हुई है? 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में बेटा जितने भी मैटर लिखे हुए हैं, उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है सर, स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर लिखे हुए हैं, उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसकी है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और सर जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उनमें जितने भी मैटर लिखे होंगे, उनके ऊपर बेटा दोनों सरकार लॉ बना सकती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि बेटा कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कॉमनली होते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा जीएसटी में अर्निंग बेटा स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाती है। ठीक है ना, तो इट इज अ पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन। समझ आया जी? बोलिए फटाफट से, क्लियर हुआ आपको ये? चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से। सर हमने सबसे पहले लॉ का मतलब समझा कि लॉ क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज बेसिकली फ्रेम बाय गवर्नमेंट और टू रेगुलेट द सोसाइटी, यही पढ़ा आपने। फिर आपने पढ़ा कि सरकार को कहाँ से पावर मिलती है लॉ बनाने की। तो आपने देखा कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 7th शेड्यूल बेटा हमें पावर देता है लॉ बनाने की। और लॉ बनाने की पावर 3 लिस्ट में दी है बेटा, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। ठीक है ना, इनमें यूनियन में जो मैटर दे रखा है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो मैटर दे रखा है बेटा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है बेटा, उसमें जितनी भी पावर्स दे रखी है बेटा, मैटर दे रखे हैं बेटा, वो लॉ बनाने की पावर दोनों ही सरकार के पास है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है भाई। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सर लॉ बनता कैसे है? राइट, लॉ बनता कैसे है? जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, मान लो भारत सरकार को कंपनी लॉ बनाना है। ठीक है, यानी कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी लॉ बनाना है। बिल्कुल ध्यान सुनेगा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सरकार, जैसा मान लीजिए हम बिल्कुल स्टैंडिंग सिचुएशन में है, अभी कंपनी के ऊपर कोई लॉ नहीं आ रखा है, सरकार को कोई नया लॉ बनाना है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो सरकार कैसे लॉ बनाती है, गवर्नमेंट कैसे लॉ बनाती है, उस सिचुएशन को समझेंगे। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से, इधर ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल आप कंसंट्रेशन से सुनेंगे, ठीक है, किसी का भी कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है
एक स्टैंडिंग कमेटी बनाती है। फ्रेम्ड लिख दूं या फॉर्म्ड लिख दूं, ठीक है, फॉर्म्ड और स्टैंडिंग कमेटी क्या बनाती है बच्चे, एक स्टैंडिंग कमेटी बनाती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बच्चे, स्टैंडिंग कमेटी बनाती है। सर इस स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या होगा, इस स्टैंडिंग कमेटी का काम होता है ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। क्या करना बच्चे, ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, मतलब सीधी बात है, कंपनी लॉ के ऊपर एक ड्राफ्ट बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा, कंपनी लॉ के ऊपर बेटा एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी। ठीक है, ड्राफ्ट क्या होगा बेटा, ड्राफ्ट क्या होगा, जैसे लूज ली फॉर्म्स होते हैं बेटा, आप जैसे मान लो कोई भी कंप्लीट काम करने के लिए आप एक ड्राफ्ट पेपर बनाओगे, यानी कि आप एक ड्राफ्ट पेपर बनाओगे जिसमें आपने सारे रूल्स रेगुलेशन वगैरह 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 लिख दिए कि कैसे कैसे कंपनीज को गवर्न करेंगे। ठीक है सर, इसके बाद क्या, तो गवर्नमेंट ने जैसे स्टैंडिंग कमेटी बनाई और स्टैंडिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया, यानी कि लॉ का एक ड्राफ्ट बना दिया। अब इस ड्राफ्ट को भेजा जाएगा कैबिनेट के पास। किसके पास भेजा जाएगा बेटा, कैबिनेट्स के पास, सेंट्रल कैबिनेट्स के पास। ठीक है, तो इसको सेंड भेजा जाएगा बेटा किसके पास, फॉर अप्रूवल के लिए। यानी कि एक बार ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या बनाया बेटा, ड्राफ्टिंग सॉरी स्टैंडिंग कमेटी ने ड्राफ्ट पेपर बना दिया कंपनी लॉ का। अब उसको कैबिनेट्स के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट्स, मिनिस्टर्स का बेटा एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या करेंगे, उस ड्राफ्ट को अप्रूव करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, सर ड्राफ्ट अप्रूव्ड हो गया, यानी कि कैबिनेट ने क्या कर दिया बच्चे, ड्राफ्ट को अप्रूव्ड कर दिया। ठीक है सर, मान लीजिए सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई, यहाँ पर वो एक्सपर्ट लॉ मेकर बैठे होंगे बेटा, राइट, आईएएस ऑफिसर, यानी कि जो भी लॉ में, लॉ की फील्ड में जिनको नॉलेज है, लॉयर्स एडवोकेट्स बड़े बड़े, राइट, जज वगैरह भी हो सकते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी में वो पर्सन होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं लॉ बनाने में, जो एक्सपर्ट होते हैं लॉ के, वो सारे पर्सन यहाँ पर रहते हैं बेटा, लॉ मेकिंग। कुछ मिनिस्टर्स भी होते हैं, लॉ मिनिस्टर्स वगैरह। तो फिर उसके बाद ये ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे और उस ड्राफ्ट को कहाँ भेज दिया जाएगा बेटा, कैबिनेट्स के पास। कैबिनेट्स के पास भेज दिया जाएगा, वहां पर मिनिस्टर्स की कैबिनेट्स होती है बेटा, सेंट्रल कैबिनेट्स, राइट। अब ये यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि इस लॉ को हमें पास करवाना है या नहीं करवाना, यानी कि इसका अप्रूवल दें या नहीं दें। मान लो कैबिनेट्स ने ड्राफ्ट अप्रूव कर दिया, मान लेते हैं कंपनी लॉ का ड्राफ्ट क्या कर दिया बच्चे, अप्रूव कर दिया, तो यहां पर हम इसको बोलेंगे कंपनी लॉ बिल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, कंपनी लॉ बिल, यानी कि कंपनी बिल्स। कंपनी बिल्स भी बोल सकते हैं आप इसको, लॉ बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। कंपनी बिल्स, यानी कि कंपनी के ऊपर जो लॉ बनने वाला है, तो यहाँ पर बच्चे उसको हम, उस ड्राफ्ट को हम यहाँ पर बिल 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 का नाम दे देंगे। आपने सुना होगा ना, बिल पास हो गया, बिल पास हो गया, बिल पास हो गया, तो वो बिल है ये। ठीक है, अब सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इसके बाद इसको भेजा जाएगा पार्लियामेंट में। कहाँ भेजा जाएगा बेटा, सेंड टू पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको रखा जाएगा लोकसभा में। इसको कहाँ रखा जाएगा बेटा, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में जैसे ही बिल गया, ठीक है, मान लीजिए लोकसभा में क्या होगा बेटा, बिल रखा जाएगा, कंपनी लॉ के जो बिल बनाया गया उसको रखा जाएगा। अब इसके ऊपर होगी बहस, मिनिस्टर्स की बहस होगी, अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी आपस में बहस करेगी। उनको जो लगता है कि भैया ये ड्राफ्ट इसमें नहीं होना चाहिए, ये ड्राफ्ट होना चाहिए, वो सब चीजों के ऊपर बहस होगी। जैसे मान लो अपोजिशन पार्टी मैं हूँ, आप रूलिंग पार्टी है, आपने ड्राफ्ट मेरे सामने रखा, अब इसको पास करवाना है। ठीक है, मैं बोलूंगा भैया इसमें ये जो क्लॉज डाला हुआ है, ये सेक्शन डाला हुआ है, ये गलत है, इसको हटाओ। अब सामने वाली पार्टी प्रूफ करेगी नहीं ये सही है, ये इस पॉइंट को लेकर बनाए गए, तो अल्टीमेटली बहस होगी। उसके बाद बहस होने के बाद बेटा, अगर मेजोरिटी ऑफ लोगों ने यस बोल दिया, यानी कि पास कर दिया, तो ये पास हो जाएगा लोकसभा से, और फिर ये जाएगा राज्यसभा में। कहा जाएगा बच्चे, राज्यसभा में। और राज्यसभा में बेटा इसको पास किया जाएगा। तो अगेन वही प्रोसेस, राज्यसभा में बिल को रखा जाएगा, राज्यसभा में बिल को रखा जाएगा। अभी तक ये बिल ही है बेटा, ये एक्ट नहीं बना अभी तक, ठीक है ना। तो फिर से वही बहस होगी, वहां पर भी वही सिचुएशन चलेगा। अगर मेजोरिटी ऑफ लोगों ने हाँ बोल दिया, मेजोरिटी ऑफ लोगों ने यस बोल दिया कि हाँ ठीक है जी, लॉ ठीक है, इसको पास कर दो, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो गया।
यानी कि लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, राइट। अब जाके इसकी सिचुएशन क्या होगी, क्या सर ये अभी एक्ट बन गया? नहीं बेटा, अभी भी ये एक्ट नहीं बना, अभी भी ये क्या है, बिल ही है। अब इसको बेटा पास होने के बाद इस बिल को भेजा जाएगा सेंड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का जो प्रेसिडेंट्स होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के पास इसको भेजा जाएगा। अब प्रेसिडेंट बेटा इस बिल को देखेंगे, उन्हें लगता है चलो ठीक है बिल अच्छा है, इसके ऊपर सारे प्रोविजन प्रूफ है, सब कुछ बढ़िया है, तो इस पे साइन कर देंगे। वो इस पे जैसे ही साइन करेंगे बेटा, तो ये बिल एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्ट। और एक्ट बेटा फिर एप्लीकेबल हो जाएगा टू एंटायर इंडिया, एप्लीकेबल टू इंडिया, यानी कि पूरे भारत में बेटा ये लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जनरली लॉ पास करने का तरीका क्या होता है, कोई भी लॉ अगर आ रहा है बेटा, पास होके आ रहा है, तो उसका ये एंटायर प्रोसीजर है कि लॉ कैसे पास किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्राफ्ट बनाएगी, सॉरी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि स्टैंडिंग कमेटी बनाएगी बेटा। वो स्टैंडिंग कमेटी का काम रहेगा एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, राइट। फिर उस ड्राफ्ट को हम कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास भेजेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स उसको अप्रूव करेंगे, तो उसके बाद उसको पार्लियामेंट में भेजा जाएगा, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में पास किया जाएगा, राइट। लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, फिर उस बिल को बेटा किसके पास भेज दिया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे उस पर साइन करेंगे बेटा, वो एक्ट बन गया, वो लॉ पास हो गया। ठीक है, फिर वो बिल नहीं रहा बेटा, फिर वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। समझे? बोलो बच्चे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लॉ, कैसे पास होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, किस तरीके से सरकार लॉ पास करवाती है बेटा, कोई भी लॉ। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, ये प्रोसेस है। बट एक और तरीका होता है लॉ बनाने का, वो यहाँ पर आपको नहीं बताया गया है। वो बेटा सीएस में जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो वहां बताऊंगा कि एक और तरीका होता है लॉ बनाने का। एक तरीका तो ये है जो संविधानिक तरीका है, वो भी संविधानिक तरीका है नो डाउट, बट दिस इज द, ये देखो ना इतने सारी चीजों से पास होके आ रहा है बेटा, तो अल्टीमेटली ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, आई होप सो आपको समझ में आया हो कि कैसे लॉ पास होता है। और सुनिएगा, ये लॉ पास करने का तरीका मैंने आपको ना सेंट्रल गवर्नमेंट का बताया है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का होता है। सुन लो 2 मिनट, बड़ा सिंपल है। स्टेट गवर्नमेंट भी जब लॉ पास करती है तो उसका भी एक सिचुएशन रहता है, इधर देखो। स्टेट गवर्नमेंट भी बेटा स्टैंडिंग कमेटी बनाती है, और वो भी कैबिनेट्स के पास भेजते हैं। अच्छा, यहाँ पर सेंट्रल कैबिनेट के पास जाएगा, वहां पर स्टेट कैबिनेट्स के पास जाता है। वहां पर भी बेटा पार्लियामेंट में ना जाके वहां जाता है विधान परिषद में, विधानसभा में। ठीक है, विधान परिषद विधानसभा में लॉ जाता है बेटा, फिर वहां से पास होके गवर्नर ऑफ स्टेट के साइन होते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट के साइन होने के बाद वो जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है। ध्यान सुनो प्लीज, प्लीज इधर देखो, हेलो अटेंटिवली। सर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास करती है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास करती है। तो प्रोसेस क्या होगा बता दो, सुन लो ध्यान से। स्टेट गवर्नमेंट भी स्टैंडिंग कमेटी बनाती है, वो ड्राफ्ट प्रिपेयर प्रिपेयर करेंगे बेटा, फिर स्टेट कैबिनेट के पास बेटा उस ड्राफ्ट को भेज दिया जाएगा। अब स्टेट कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी, राइट। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में ना, पार्लियामेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, फिर उसके बाद बेटा विधानसभा और विधान परिषद में जाता है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद में जाएगा, फिर वहां से अगर ये पास हो गया, उसके बाद गवर्नर, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं आएगा, कौन आएंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट बेटा, अगर उसमें साइन कर देंगे तो वो लॉ पास होके क्या बन जाएगा, हाँ जी बेटा, वो लॉ पास हो गए, बिल पास हो गए, एक्ट बन जाएगा स्टेट लेवल पे। प्रोसेस सेम है बट नाम चेंज हो जाएगा। स्टेट कैबिनेट सेंट्रल कैबिनेट की जगह आ जाएगा, पार्लियामेंट की जगह विधान परिषद विधानसभा आ जाएगी बेटा। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह बेटा गवर्नर ऑफ द स्टेट्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, एंड आई होप सो आपको ये समझ में आया हो बेसिक कॉन्सेप्ट। सर अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक सर हमने पढ़ा कि लॉ क्या होता है। ठीक है, लॉ की पावर कहां से आती है, लॉ को कैसे पास करवाया जाता है। अब जो हमारा प्रश्न है कि लॉ कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, तो जरा देखिएगा ध्यान से। हाउ टू ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है, या मिटा दो इसको, अच्छे से लिख देता हूँ। हाउ टू ड्राफ्ट अ लॉ।
ठीक है, किसी भी लॉ को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। अच्छा देखो, अगर आप अपनी कोई बुक्स उठाओ, ठीक है, तो उस बुक को पढ़ने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम दिया रहता है, फिर उस चैप्टर उस सॉरी बुक का नाम दिया होता है, फिर उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, फिर चैप्टर के अंदर कंटेंट होता है। तो ऐसे ही लॉ बनाया जाता है बेटा। तो सबसे पहले बनता है एक्ट। सबसे पहले क्या बनता है? एक्ट। फिर इस एक्ट को हम बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट बना, उसका एक स्ट्रक्चर बना, और फिर मैंने कंपनीज एक्ट को बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, और इस चैप्टर को फिर मैं सेक्शंस में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर इस सेक्शन को बेटा मैं सब सेक्शन में डिवाइड कर दूंगा, फिर सब सेक्शंस को बेटा मैं क्लॉज में डिवाइड कर दूंगा, फिर क्लॉज को मैं सब क्लॉज में डिवाइड कर दूंगा, और सब क्लॉज के बाद आते हैं बेटा हमारे प्रोविजो। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं बेटा, प्रोविजो आते हैं इसके बाद, प्रोविजो के बाद आता है एक्सप्लेनेशन। किसी भी लॉ को ड्राफ्ट करने का तरीका यही होता है बेटा, ध्यान से सुनेगा प्लीज। बहुत सिंपल है, देखो ये सब चीजें अगर आपको पता रहेंगी ना तो आपको लॉ समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चे? एक्ट। सबसे पहला क्या बनता है? एक्ट का ड्राफ्ट बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। फिर उस एक्ट को हम ना चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर बन जाते हैं बेटा, 12 13 14 15 जितने भी चैप्टर्स आपको बनाने हैं वो चैप्टर्स बन जाते हैं। फिर उन चैप्टर्स के अंदर बेटा हम क्रिएट करते हैं सेक्शंस। क्या क्रिएट करते हैं? सेक्शन। फिर उन सेक्शंस में भी हम क्या निकाल देते हैं? सब सेक्शन। फिर उसके बाद क्लॉज निकलते हैं, फिर उसके बाद बेटा हमारे पास सब क्लॉज निकलते हैं, फिर हमारे पास प्रोविजो होते हैं, और लास्ट में हमारे आते हैं एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप किसी लॉ को समझना चाहते हैं तो आपको बेटा ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं बेटा आपने सिर्फ चैप्टर के नाम पढ़ लिए, सेक्शन पढ़ लिया, आपको लॉ आ गई, नो। अगर आपको लॉ पढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा? एक्ट। एक्ट के चैप्टर्स देखने पड़ेंगे, फिर उसके सेक्शन देखने पड़ेंगे, और उस सेक्शन का सब सेक्शन, उसके क्लॉज, उसके सब क्लॉज, उसका प्रोविजो और उसका एक्सप्लेनेशन। तब जाके बेटा हमें कंप्लीट किसी पर्टिकुलर लॉ की नॉलेज होती है। ठीक है, तो जो स्टैंडिंग कमेटी कभी भी जब लॉ बनाती है बेटा, तो वो सबसे पहले एक्ट प्रिपेयर करती है, एक्ट के बाद वो चैप्टर बनाती है। चैप्टर्स क्या होते हैं बेटा? अलग अलग टॉपिक्स के बेसिस पे हम चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं। फिर उस चैप्टर के बाद सेक्शंस बनता है, और सेक्शंस के बाद बच्चे हम क्या बनाते हैं? सब सेक्शन। सब सेक्शन के बाद क्या आता है? क्लॉज। क्लॉज के बाद क्या आता है? सब क्लॉज। सब क्लॉज के बाद क्या आता है? प्रोविजो। प्रोविजन के बाद आता है बेटा हमारा एक्सप्लेनेशन। हालांकि देखो ये चीज अभी बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है आपको, राइट, बट डोंट वरी, जब मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ ना लिटरली आपको बहुत मजा आएगा। बट इतना याद रखना, लॉ पढ़ने का तरीका ये होता है, सबसे पहले एक्ट देखेंगे, फिर चैप्टर। आपको अभी कुछ नहीं सोचना कि प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, वो सब मेरा काम है बताने का। अभी आपको क्या देखना है? सीक्वेंस क्या है। किसी भी लॉ को पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका क्या है? सबसे पहले एक्ट, फिर चैप्टर, फिर सेक्शंस, फिर सबसेक्शंस, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज, फिर प्रोविजो, फिर एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं बेटा सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं सबसे पहले आप सब सेक्शन पढ़ रहे हो, नो। ये सीक्वेंस है पढ़ने का। किसी भी चीज को रीड अप करने का एक तरीका होता है, ड्राफ्ट करने का तरीका होता है। तो जैसे वो ड्राफ्ट किया गया है वैसे ही उसको पढ़ा भी जाएगा, तो वैसे ही उसका मीनिंग निकलेगा बेटा, समझे? चलो बना लो इसको फटाफट से। आपको अभी ये नहीं सोचना सब सब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, आपको सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है कि सर एक्ट आएगा, फिर चैप्टर आएगा, फिर सेक्शन आएगा, फिर सब सेक्शन आएगा, फिर क्लॉज आएगा, फिर सब क्लॉज आएगा, फिर प्रोविजो आएगा, फिर एक्सप्लेनेशन आएगा। ये आपको याद रखना है बस। सर एक्सप्लेनेशन क्या है, प्रोविजो क्या है, सब क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या है, दैट इज माई वर्क। आप धीरे 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 चीजों को समझेंगे। चलो जी फटाफट से नोट करो इसको, जल्दी से नोट कीजिए इसको बेटा। समझ आ गई है? सर इसमें समझना क्या था? कुछ भी नहीं बेटा। आपने कभी किसी लॉयर को मूवी में या कहीं पर भी इंटरप्रेट कर, आपने सुना होगा कि जज साहब एज पर सेक्शन दिस, सब सेक्शन दिस, दिस। आपने देखा सेक्शन को कैसे रीड किया जाता है? मैंने बोला जी सेक्शन 147 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 147 सब सेक्शन 3 क्लॉज दिस। तो यानी कि सर ये जो सेक्शंस होते हैं ना, लॉ में जो सेक्शंस होते हैं, इन सेक्शन को पढ़ा कैसे जाता है, इनको रीड कैसे किया जाता है? तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है हमारा, हाउ टू रीड
अ सेक्शन, आज मैं आपको सेक्शंस को पढ़ना सिखाऊंगा कि किसी भी सेक्शन को रीड कैसे किया जाता है। बोलते हैं ना एज पर सेक्शन दिस, क्लॉज दिस, प्रोविजो दिस, पढ़ते हैं ना इसे। तो वो सेक्शन कैसे रीड करेंगे, उसका रीड करने का तरीका क्या होता है, वो हम देखते हैं। ठीक है भाई, तो जरा एक बार मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लॉ का मीनिंग पढ़ा, फिर उसकी पावर पढ़ी, ठीक है, फिर उसका प्रोसीजर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि लॉ कैसे ड्राफ्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे लॉ को कैसे रीड किया जाता है, सॉरी सेक्शंस को कैसे रीड किया जाता है। सेक्शन को रीड करने के ना दो तरीके हैं। अब जरा प्लीज अगर कोई लिख रहा है तो लिखना बंद करो, पेन वेन बंद कर दो, इधर सुनो ध्यान से। सर किसी भी सेक्शन को रीड करते वक्त आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला लिखिए डेफिनेशन सेक्शन, दूसरा आप लिखिए अदर सेक्शन। 2 मिनट इधर देखो ध्यान से। आपने बेटा हर लॉ में ना एक सेक्शन होता है डेफिनेशन, ध्यान सुनेगा प्लीज। इधर देखो, हर लॉ में ना, हर लॉ में, एवरी लॉ, दो चीज होते हैं। एक तो अदर सेक्शन को कैसे पढ़ा जाएगा, और एक पढ़ा जाएगा डेफिनेशन वाले सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है। डेफिनेशन वाले सेक्शन को पढ़ने का तरीका अलग होता है, और जो अदर सेक्शन होते हैं उनको पढ़ने का तरीका अलग होता है। बेटा कोई भी लॉ बन रहा है तो उस लॉ में एक सेक्शन पूरी तरह से डेफिनेशन को डिवोट किया जाता है, ठीक है, और वो सेक्शन होता है सेक्शन 2। यानी कि आप किसी भी लॉ में देखेंगे, आपको जानना है कि यार इस लॉ में, जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, मैं आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ाऊंगा, इधर देखो जरा 2 मिनट। मैं आपको ना सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ाऊंगा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट। और इस लॉ में आपको गुड्स का मीनिंग जानना होगा। जनरली देखो, आपको गुड्स का मतलब जनरली पता होगा सर, वस्तुएं होती हैं, बट डेफिनेशन में ना लिखा होगा स्पेसिफिकली गुड्स का क्या मतलब है। तो अगर आपको इस गुड्स का मीनिंग जानना है तो आप इसके डेफिनेशन वाले सेक्शन में जाएंगे, यानी कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट के सेक्शन 2 वाले सेक्शन में जाएंगे आप, और वहां देखेंगे कि गुड्स कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो ऐसी बेटा, जैसे मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा, मैं आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाऊंगा, मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाऊंगा, तो वहां पर ना हर एक सेक्शन राइट डिफाइन होता है, और हर हर लॉ में हर पर्टिकुलर वर्ड का एक मतलब होता है, और उस वर्ड की डेफिनेशन बेटा हमें सेक्शन 2 में जाके ढूंढनी पड़ती है। तो मान लीजिए आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वहां पर लिखा हुआ है डायरेक्टर, किसी एक्ट में लिखा हुआ है डायरेक्टर। अब आप बोलोगे यार डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे 1 मिनट, आप कहाँ जाएंगे सेक्शन 2 वाले पॉइंट में, और उस सेक्शन 2 वाले पॉइंट में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, तो आप ढूंढेंगे कि डायरेक्टर कहाँ लिखा हुआ है। तो वहां पर डायरेक्टर का मतलब लिखा होगा कि भैया डायरेक्टर का मतलब ये होता है। आपने पढ़ा यार कंपनी लॉ में प्रमोटर पढ़ा, ध्यान सुना प्लीज। अब आप बोलोगे यार प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, प्रमोटर का मतलब क्या है, अगेन फिर आप कहाँ जाओगे सेक्शन 2 वाले उसमें, और उसमें ढूंढोगे प्रमोटर कहाँ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है किसी भी लॉ में बेटा सेक्शन 2 डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है, यानी कि ये जो सेक्शन 2 है ये हमें ना किसी भी वर्ड का मतलब बताता है, उसके डेफिनेशन बताता है, ठीक है भाई, और अदर सेक्शन बेटा बाकी रूल्स बताते हैं। तो देखो जरा ध्यान सुना प्लीज। अब इसको रीड कैसे किया जाएगा सर, सबसे बड़ा काम तो ये है, इसको रीड कैसे किया जाता है। इधर देखो, नॉर्मली सेक्शंस को कैसे पढ़ते हैं। बोला जी सेक्शन मान लो 3 है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और सेक्शन 2, ठीक है, ध्यान सुना प्लीज बेटा। देखो दो सेक्शन लिखे हुए हैं, अब सर इसको कैसे पढ़ूं और इसको कैसे पढ़ूं, ये SEC सेक्शन शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। सर इसको कैसे पढ़ूं, इसको कैसे पढ़ूं, तो देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा, अल्टरनेटिव कॉन्स, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके इधर देखिए। सर यहाँ पर ये 3 जो है ना, ये है हमारा सेक्शन, तो इसको बोलेंगे सेक्शन, और ये जो 1 है हमारा, इसको बोलेंगे सब सेक्शन, ठीक है जी। और ये जो ए है हमारा, ये है क्लॉज, और ये जो आई है हमारा, ये है सब क्लॉज। इसके बाद भी आते हैं बेटा, प्रोविजो आता है,
बट उसको ऐसे लिखा नहीं जाता बेटा। और एक और चीज आती है एक्सप्लेनेशन, वो स्पेसिफिकली लिखी रहती है, प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज आई में ये पर्टिकुलर चीज लिखी हुई है। यानी कि आप कैसे पढ़ोगे? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज आई में ये पर्टिकुलर चीज लिखी हुई है। सर डेफिनेशन वाले सेक्शन को कैसे पढ़ेंगे? तो ये जो दो है, ये है बेटा हमारा सेक्शन, और ये जो 69 है ये है हमारा क्लॉज, और ये जो आई है ये है हमारा सब क्लॉज। कुछ चेंज दिख रहा है आपको? सर जब मैं डेफिनेशन वाला सेक्शन पढ़ रहा हूं, जब मैं डेफिनेशन वाला सेक्शन पढ़ रहा हूं, तो यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन के बाद सबसेक्शन, फिर क्लॉज आ रहा है। बट सर जब मैं सेक्शन डेफिनेशन वाला सेक्शन पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पर सेक्शन के बाद सीधे क्या आ गया? क्लॉज आ गया। यानी कि सर डेफिनेशन वाले सेक्शन में सब सेक्शन नहीं होता, ठीक है, सीधे ही क्या आ जाता है बेटा? क्लॉज आ जाता है। कैसे, क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? रीजन भी तो होगा कुछ, ध्यान तो सुनना। रीजन क्या होता है? सर जो सेक्शन में लिखा रहेगा, अगर उसी से रिलेटेड चीज लिखी हुई है, यानी कि जो सेक्शन में लिखा हुआ है उसी से रिलेट करती हुई चीज लिखी गई है सब सेक्शन, उसके बाद वाले पॉइंट में, तो उसको हम सब सेक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। यानी कि अगर सब सेक्शन में सेक्शन का ही नॉलेज लिखा हुआ है, सेक्शन में जो चीज जो टॉपिक लिखा हुआ था सेक्शन में, वही चीज बेटा सब सेक्शन में भी लिखी हुई है, तो उसको हम सब सेक्शन बोलते हैं। बट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, इसका क्लॉज से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि अनरिलेटेड होता है। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अनरिलेटेड। मतलब सेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, तो क्लॉज ए कुछ और कह रहा होगा, क्लॉज बी कुछ और कह रहा होगा, क्लॉज सी कुछ और कह रहा होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, इधर देखो प्लीज, एग्जांपल देता हूँ कुछ। आपने जो वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपने पढ़े हुए हैं 11th 12th क्लास में। मैंने आपको सेक्शन 2 क्लॉज 68 बताया था, सेक्शन 2 क्लॉज 71 बताया था, अगर आपको याद होगा। तो बेटा सेक्शन 2 ये डेफिनेशन की बात कर रहा है, सेक्शन 68 बात करता है प्राइवेट कंपनी की, ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करता है। और सेक्शन ये जो 2 क्लॉज 71 है, ये बात करता है पब्लिक कंपनी की। तो देखो जरा ध्यान से सुनना। सर सेक्शन 68 किसकी बात कर रहा था? प्राइवेट कंपनी की। 71 किसकी बात कर रहा है? पब्लिक कंपनी की। तो यानी कि क्लॉज हर बार बेटा किसी और चीज की बात करता है। एक और पॉइंट सुनिए, अभी मैंने आपको प्रमोटर बताया था, सेक्शन 2 क्लॉज 69 ये प्रमोटर की बात करता है। कि प्रमोटर का मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब सर यहाँ पर हर चीज क्या है? अलग अलग है। तो जब जहां पर डेफिनेशन को इसलिए बेटा क्लॉज पढ़ा जाता है, क्योंकि वो हर पॉइंट में अलग अलग बात को डिफाइन करता है। बट सबसेक्शन जो होता है वो सेक्शन से ही रिलेटेड होता है। सबसेक्शन क्या होता है बेटा? उस सेक्शन से ही रिलेटेड। जब आप लॉ पढ़ोगे आगे चल के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, तो जहां पर मैं सेक्शन लिखूंगा और अगर उसी के नीचे उसी से रिलेटेड बात लिखी हुई है, तो आप उस सेकंड वाले पॉइंट को क्या बोलोगे? सबसेक्शन। बट सर मैंने सेक्शन लिखा, बट वो किसी और चीज को डिफाइन कर रहा है, ए बी सी डी, ए में कुछ और, बी में कुछ और, सी में कुछ और, डी में कुछ और। तो इसका मतलब सर वो एक दूसरे से अनरिलेटेड है। तो इसलिए बेटा वहां पर हम क्लॉज पढ़ते हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है उसको हम सबसेक्शन पढ़ते हैं। ये रहा बेसिक सिचुएशन विद रीजन। सर क्लॉज वाले केस में, सॉरी डेफिनेशन वाले केस में, सेक्शन 2 के बाद जो भी पॉइंट आएगा उसको हम क्लॉज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट अलग अलग चीज को डिफाइन कर रहा होता है, एक दूसरे से अनरिलेट होता है, रिलेट नहीं करता। बट जो सेक्शन होता है बेटा, उसके बाद अगर सबसेक्शन आ रहा है, तो वो सबसेक्शन बेटा सेक्शन की ही बात को कर रहा होता है, यानी कि सब सेक्शन सेक्शन से ही रिलेट होता है। समझे? बोलो बेटा। बहुत सारी चीजें आगे पढ़ोगे, ये मत सोचना सर क्या सिचुएशन होगा, बट आपको बेसिक चीज समझना है। आपको पढ़ना है सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज आई। आपको पढ़ना है सेक्शन 2 क्लॉज 69 क्लॉज 68 क्लॉज 71, अलग अलग चीज को डिस्क्राइब कर रही है। समझे सेक्शन कैसे पढ़ा जाता है? हाँ जी। हाँ बेटा वो तो धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी। समझ आ गया? बोले फटाफट से। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जरा 2 मिनट ध्यान से सुनना। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, सो दैट कि आपको ज्यादा बेटर चीजें क्लियर समझ में आए।
जरा होल्ड रखना। सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। आपको और बेहतरी के लिए बेटा मैं एक पॉइंट समझाता हूँ, ध्यान से देखेगा। देखो, ये स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है आपको? देखो जरा, ये ना कंपनीज एक्ट का सेक्शन है। देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, ये कंपनीज एक्ट क्या है बेटा? ये क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2। ठीक है, ये डेफिनेशन वाला सेक्शन है, बिल्कुल ध्यान से देखेगा प्लीज। ये दिख रहा है ना, सभी को विजिबल है, एवरीवन? तो देखो, दिस इज द सेक्शन 2। ये कंपनीज एक्ट का है बेटा, कंपनीज एक्ट का है। तो देखिए, सेक्शन 2 के बाद 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। सर सेक्शन 2 के बाद जो सबसेक्शन है, सॉरी ये क्लॉज है, ये किसको डिफाइन कर रहा है? एवरेज प्रोस्पेक्टस को। सर सेकंड वाला पॉइंट किसको डिफाइन कर रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। सर थर्ड वाला पॉइंट किसको डिफाइन कर रहा है? ऑल्टर का मतलब या ऑल्टरेशन का मतलब। सर फोर्थ वाला पॉइंट किसको डिफाइन कर रहा है? एपेलेंट ट्रिब्यूनल का। सर 5 वाला पॉइंट किसको डिफाइन कर रहा है? आर्टिकल्स को। सर 6 वाला पॉइंट एसोसिएट कंपनी को। ठीक है। 7th वाला पॉइंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को। 8 वाला पॉइंट ऑथराइज कैपिटल, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, ऑथराइज शेयर कैपिटल, वो देखो सेक्शन 2 क्लॉज 8 में डिफाइंड है। तो यानी कि आपने देखा कि हर बार नया मैटर आ रहा है ना? एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं है? बोल लिया करो नलायको, एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं है? यस, इसीलिए बेटा इसको हम क्लॉज पढ़ रहे हैं। समझ गया चैतन्य? अब मैं आपको सेक्शन बताता हूँ। अब मैं आपको सेक्शन बताता हूँ, अलग अलग सेक्शन, दूसरा सेक्शन। देखिए, हमने सेक्शन 2 लिखा था। आप मुझे बता, मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कौन सा सेक्शन बताऊं। सेक्शन 149 बताता हूँ। ठीक है, 149 बताता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 149। ये दिख रहा है आपको, एवरीवन? अब जरा ध्यान सुनेगा। ये सेक्शन क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 49। अब इसके बाद ये जो 1 आया, देखो ना, 1 आया, फिर इसके बाद ये 2 आया, ये 3 आया, ये 4 आया। यानी कि सर मैं अगर बोलूं सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, ये सबसेक्शन है बेटा सारे। ठीक है। तो देखो, ये सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है? कह रहा है एवरी कंपनी, देखो सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या लिखा हुआ बच्चे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो नीचे भी देखो क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपनी शेल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो क्या सबसेक्शन इससे रिलेट कर रहा है? यानी कि जिस बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसी की डिटेल एक्सप्लेनेशन बेटा ये बता रहा है। कह रहा है सर, एवरी कंपनी, हर कंपनी शेल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग इंडिविजुअल। देखो क्या लिखा हुआ, मिनिमम 3 डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में, 2 डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में, 1 डायरेक्टर ओपीसी में, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं किसी कंपनी में। अब देखो दूसरी, तो द पॉइंट बिंग सर, ये जो सबसेक्शन होता है, ये सेक्शन से ही रिलेट करता है। किससे बच्चे रिलेट करता है? देखो यहाँ पर भी डायरेक्टर्स की बात कर रहा है 4 में, यहाँ पर भी डायरेक्टर्स की ही बात कर रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर रहा है ना, यहाँ पर भी ये डायरेक्टर्स की बात करो। तो कहने का मतलब सर, जब हर चीज हमारे सेक्शन से ही रिलेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब सेक्शन बोलेंगे। अगर वो अनरिलेटेड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्लॉज। आई थिंक अब ज्यादा बेटर क्लैरिटी रहा होगा आपको। बोले बेटा, जिनके समझ में नहीं आया था प्रॉपर तरीके से, क्या आपको समझ आ गया? पक्की बात है? श्योर? किसी डाउट में मत रहना भाई, क्योंकि डाउट में रहोगे तो दिक्कत रहेगी। मैं चाहता हूँ बिल्कुल क्लैरिटी रहे आपको हर चीज की। तो कैसे सेक्शन को रीड किया जाता है, वो आपको आई होप से समझ आ गया होगा। कि सर अगर सबसेक्शन आ रहा है, मतलब वो एक दूसरे से रिलेट है। सर क्लॉज का मतलब एक दूसरे से रिलेट नहीं करता। दिस इज इट। अब फटाफट से इसको नोट कीजिए बेटा, सो दैट कि हमें चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो। एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने लॉ का मीनिंग समझा कि बेसिक मतलब क्या होता है लॉ का। फिर हम उसकी पावर समझी कि लॉ को पास करवाने की पावर कौन देता है। ठीक है जी।
सॉरी। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा बच्चे, कि लॉ कैसे पास किया जाता है। फिर हमने पढ़ा लॉ कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि लॉ कैसे सेक्शन रीड कर सकते हैं लॉ में। ठीक है, सेक्शन डेफिनेशन वाला हो तो कैसे रीड करेंगे, और डेफिनेशन के अलावा जो सेक्शन होंगे उनको कैसे रीड करेंगे, उनका रीजन भी समझा कि रीड ऐसे क्यों करते हैं। ठीक है भाई, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ना एक पॉइंट है जो कि ना मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो शायद आपको लॉस इंटरप्रेट करना आ जाएगा। अच्छा, और मैं इसकी बता नहीं सकता कि आपको कितना समझ आएगा, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो क्या होता है ना, हमें लॉ पढ़ने के लिए कैसे चीजों को देखना है। मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर इसका हिंदी में क्या बोलेंगे। अरे भैया, बिल्कुल ध्यान सुनेगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूर बोलते हैं वैसे तो उसको, स्टैट्यू यानी कि लॉ, कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रिटेशन का तो जानते हैं, पढ़ना। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं, आपने कोई बुक पढ़ी, अब वो बुक पढ़ने के बाद आप उसमें कुछ मीनिंग निकालते हैं उसका। क्या निकालते हैं बच्चे, उसका कुछ मीनिंग निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ऐसी बेटा लॉ में कुछ चीजें दी होती हैं जिनका हमें मतलब निकालना पड़ता है। लॉ बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया जाता है, पता है आपको। हर बंदा लॉ नहीं पढ़ सकता। अगर हर पर्सन लॉ पढ़ सकता तो शायद बेटा लॉयर्स की इतनी वैल्यू नहीं होती, कंपनी सेक्रेटरीज की कंपनी में इतनी वैल्यू नहीं होती, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेटा टैक्सेशन में इतनी वैल्यू नहीं होती। समझ रहे हो, उनकी वैल्यू है क्योंकि लॉ बहुत कॉम्प्लेक्स है। लॉ को पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, लॉ के मीनिंग निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं, मीनिंग। सर वही तो सीखना है। तो प्लीज एक मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप लॉ पढ़े तो उसका हिंदी में मतलब मत निकालें। पता लगे आपने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ रहे हो, भैया ऐसे लॉ की इंटरप्रिटेशन नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपने, अच्छा आप में से कितने लोग मुझे बताएंगे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉपर्टी। कितने लोगों को प्रॉपर्टी का मतलब पता है। हाँ जी बोलिए। एक बच्चे का आंसर आता है एसेट्स, संपत्ति, एसेट्स। ठीक है, अब जरा हम सुनना। आपने यहाँ पर मैंने आपसे क्या पूछा, बेटा प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, और आपने मुझे उसका क्या बताया, एक तो ऑल्टरनेटिव नेम बता दिया एसेट्स, और दूसरा आपने बता दी संपत्ति। बट लॉ में आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, अब जैसा मान लो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप अपने मर्जी से नहीं बोलोगे संपत्ति होती है, एसेट्स होती है, अलाना फलाना ढिमका। ठीक है, आप बोलोगे सर प्रॉपर्टी है, कोई बात नहीं सर, मैं जाता हूँ इसके डेफिनेशन वाले सेक्शन में। ध्यान तो सुनिएगा बिल्कुल। आप गए डेफिनेशन, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अगेन सेल्स ऑफ गुड एक्ट, गुड एक्ट 1930, 1930। और मैंने आपसे बोला बेटा इस सेल्स ऑफ गुड एक्ट में प्रॉपर्टी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई बेटा, प्रॉपर्टी। और वहां पर आप बोलोगे सर संपत्ति होती है, सर सर एसेट्स होते हैं, सर नहीं बेटा। मैंने आपसे क्या बोला, हिंदी मीनिंग नहीं पढ़ना है। समझ लो, इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन के लिए आपको लॉ को रीड करना आना चाहिए। लॉ कैसे रीड होगी सर, सर यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब लिखा हुआ है तो मेरे को पता है सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। सर प्रॉपर्टी का मतलब होती है संपत्ति, नहीं नलायको। प्रॉपर्टी के लिए आप जाओगे इसके डेफिनेशन वाले सेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप। क्या लिखा हुआ है, ओनरशिप। क्या ये देखो ना, अलग मीनिंग निकल के आया। तो जिस व्यक्ति को यही नहीं पता होगा कि भैया इस डेफिनेशन को, इस वर्ड को कहाँ जाके देखना है, कैसे रीड करना है, सर डेफिनेशन में ही नहीं दिया हुआ। अब ध्यान सुना प्लीज, ये तो चलो डेफिनेशन में लिखा हुआ था, सर लॉ मेकर ने डेफिनेशन में उस वर्ड का मतलब देना भूल गया। जैसा फॉर एग्जांपल कुछ भी वर्ड हो सकता है बेटा, एक्स वाई जेड। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, गूगल मत करना, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। गूगल करके हिंदी मीनिंग आपको सर्च नहीं करनी है, वरना लॉ हमेशा गलत इंटरप्रेट करोगे। आपको लॉ पढ़ने के लिए उस बेयर एक्ट को ही पढ़ना पड़ेगा। आपने क्या बोला सर, एक्स वाई जेड वर्ड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, आप उसी सेम सेक्शन में देखेंगे जिस सेक्शन को आप पढ़ रहे हैं। यानी कि जिस सेक्शन को आप पढ़ रहे हैं, क्या आप देखो क्या लॉ मेकर ने इस वर्ड का मतलब दे रखा है, क्योंकि लॉ मेकर एक्सप्लेनेशन में मतलब डाल देते हैं।
कहते भैया शेयर, शेयर का मतलब ये होगा जी, ठीक है, शेयर का मतलब क्या होगा, ये होगा, वो उसी सेक्शन में डाल देते हैं। सर नहीं डाला हुआ है, लॉ मेकर ने सेम सेक्शन में नहीं डाला हुआ है। ध्यान सुनिएगा प्लीज, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी का मतलब देखा ना, ओनरशिप होता है, ऐसे ही बेटा हर वर्ड का मतलब चेंज होता है, बिल्कुल ध्यान सुना। तो आपको कोई वर्ड ढूंढना था एक्स वाई जेड, ठीक है, आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जैसे मान लो आप ये एक्स वाई जेड जो वर्ड आपको मिला, ये मिला सेक्शन 144 में, 149 में, लेट अस अज्यूम, ठीक है, ये एज्यूम कर रहा हूँ, ध्यान से सुना, बिल्कुल कंसंट्रेशन से, समझ में नहीं आएगा दोबारा पूछना, बट सुनना ध्यान से। सर एक्स वाई जेड का मतलब ढूंढ रहा हूँ, मैं कौन सा सेक्शन पढ़ रहा हूँ, सेक्शन 149, तो पहले मैं सेम सेक्शन में जाऊंगा और सेम सेक्शन में पूरा खंगालूंगा कि इस सेम सेक्शन में, इस सेम सेक्शन में मुझे इस वर्ड का मतलब दे रखा है। सर लॉ मेकर भूल गया सर, उसने वर्ड तो लिख दिया बट उसने मीनिंग नहीं बताया, अब मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं अज्यूम कर सकता यार, ये तो क्या करा जाए फिर अब, अगर सेम सेक्शन में लिखा हो, तो फिर आपको जाना है उसके डेफिनेशन वाले सेक्शन में, यानी कि फर्स्ट स्टेप में सेम सेक्शन में देखेंगे, सेकंड स्टेप में आप जाएंगे डेफिनेशन वाले सेक्शन में। और डेफिनेशन वाला सेक्शन कौन सा है बच्चे, सेक्शन 2। तो यहाँ ढूंढेंगे एक्स वाई जेड दिया है क्या, मान लो अगर इसमें नहीं दिया हुआ है तो, सर आपने यहाँ ढूंढा मिल गया, बहुत अच्छी बात है, सर नहीं मिला तो, मान लो प्रॉपर्टी जैसे हमने ढूंढी सेल्स ऑफ गुड के सेक्शन 2 में डिफाइन है, वहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 के डेफिनेशन सेक्शन में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप होगा जी, पता लग गया कि प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप होता है, राइट, बट सर डेफिनेशन वाले सेक्शन में भी लॉ मेकर लिखना भूल गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ है, आप क्या सर अपनी मर्जी चलाऊं, गूगल कर लो गूगल, नहीं बेटा, अब जाएंगे आप तीसरे स्टेप में। भारत में एक लॉ है, जनरल क्लॉज एक्ट 1897, भारत में एक लॉ है बेटा, जनरल क्लॉज एक्ट 1897, इसमें बेटा बहुत सारे वर्ड का मतलब डिफाइन किया हुआ है। तो आप एक्स वाई जेड को फिर यहां ढूंढेंगे, क्या जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइन है या नहीं है, समझ रहे हो ना कैसे चीजों को पढ़ना है। बेटा यही चीजें हैं जो आपको एक अच्छा कंपनी सेक्रेटरी, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा लॉयर बनाते हैं, ये चीजें जो आपको चीजें समझ में आ रही हो। गूगल करके बेटा कोई भी लॉ नहीं बन, लॉ पढ़ना नहीं सीखता, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेम सेक्शन में गए, नहीं मिला, डेफिनेशन वाले सेक्शन में गए, नहीं मिला, सर जनरल क्लॉज में भी नहीं मिला, लो जी, ऐसा वर्ड है जो मिल ही नहीं रहा है। अगर यहाँ मिल गया फिर तो ठीक है, सर यहाँ नहीं मिला तो अब क्या करूं सर, तो फोर्थ स्टेप में जाइए, कॉमन पार्लियांस में जो उसका मीनिंग बन रहा होगा वो अब मान लीजिए। कॉमन पार्लियांस का मतलब होता है वो जो सेक्शन है, वो सेक्शन जनरली किसके लिए बना है, तो उसके हिसाब से आपको अज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आप अज्यूम कर सकते हैं, और वो भी अज्यूम कैसे बेटा, उस सेक्शन के बेसिस पे ही, ऐसा नहीं कुछ भी। अब वो सेक्शन बना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी क्राइम को रोकने के लिए बेटा लॉ बनाया, मैं लॉ मेकर, मैं से किसी क्राइम को लॉ रोकने के लिए लॉ बनाया। अब जो मैं पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग देखूंगा ना, सोचूंगा, तो वो जो मीनिंग होना चाहिए वो उस लॉ के रोकने के पर्पस के लिए होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है बेटा कि उसका कुछ भी आप मीनिंग निकाल दो, ठीक है। तो लास्ट में जो कॉमन पार्लियंस है, वैसे तो बहुत रेयर चांस होता है बेटा कि आप कॉमन पार्लियंस में जाएं, बट कॉमन पार्लियंस में जाए और आपको समझ ही नहीं आ रहा है, फिर कोर्ट से इंटरप्रिटेशंस आती है, कोर्ट के केस लॉस देखने पड़ते हैं, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट खुद उसको क्लैरिफाई कर देती है। कभी कभी क्या होता है, एक वर्ड हमें समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं इसका मैं, ये बेसिस टैक्सेशन में होता है, टैक्स में भाई साहब ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो समझ ही नहीं आते, क्या करूं अब मैं, एसएससी फंस गया, ना सीए को पता है, राइट, ना एसएससी को, एसएससी को तो वैसे ही नहीं पता, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कंफ्यूज हो गया, उसके सीनियर वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कंफ्यूज हो गया, अब क्या करें जी। तो उस केस में बेटा इंडस्ट्री रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट को कि सर इस वर्ड का मतलब बता दो, इसके चक्कर में नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी जी। तो फिर पार्लियामेंट बेटा क्लैरिफिकेशन लेके आती है, इस वर्ड का मतलब ये है, समझो। तो बेटा एक एक वर्ड लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस वर्ड का गलत इंटरप्रिटेशन आपने कर दिया तो क्लाइंट को जेल पहुंचा दोगे। तो इसलिए पहले लॉ पढ़ना सीखिए, लॉ कैसे पढ़ी जाती है, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। तो सेक्शन को पढ़ने के लिए अभी मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए, अभी हम लिखेंगे बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले अगर किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना तो कहाँ जाऊं, सेम सेक्शन जिसको पढ़ रहा हूँ, उसके बाद सर डेफिनेशन वाले सेक्शन में,
सर उसमें भी नहीं मिल रहा, तो सर जनरल क्लॉज लॉ में जाइए, जनरल क्लॉज एक्ट में जाइए, वहां भी नहीं मिल रहा, तो आप कॉमन पार्लियंस में, यानी कि जिस पर्पस के लिए लॉ बना है उसके हिसाब से सोच लीजिए। सर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो रिक्वेस्ट डाल दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सर इसको क्लैरिफाई कर दो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर देती है, या कोर्ट भी कभी कभी क्लैरिफाई कर देते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड को। समझे बच्चों? हाँ जी, समझ आया? बोलिए फटाफट से। किसी भी वर्ड को, किसी भी टर्म को समझने का क्या तरीका है? तो स्टेप वन, तो सबसे पहले आप सेम सेक्शन में देखेंगे क्या उस वर्ड का मीनिंग दिया गया है। चेक द मीनिंग ऑफ या द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड। क्या सेम सेक्शन में आप चेक करेंगे क्या उसकी डेफिनेशन दी हुई है, क्या उस वर्ड को डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया? सर अगर नहीं किया गया है, इफ नॉट डिफाइन इन सेम सेक्शन, अगर सेम सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है तो बेटा इसको बिल्कुल सिंपल रखिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत रखिए, ठीक है ना। आपको कोई वर्ड का मतलब ढूंढना है, कोई टर्म का मतलब ढूंढना है, किसी डेफिनेशन को समझना है, तो सबसे पहले आप सेम सेक्शन में जाइए जो सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, और जिस सेक्शन में आपको कंफ्यूजन हुई है, ठीक है बेटा। देखो आपकी फर्स्ट क्लास है, आई अंडरस्टैंड कि आपको कुछ चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, लो है इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, तो कीप इट सिंपल, वेरी सिंपल। किसी वर्ड का मतलब ढूंढ रहा हूँ सर मैं, और वो वर्ड का मतलब मुझे ना सेम सेक्शन में नहीं मिल रहा, तो अब मैं जाऊंगा डेफिनेशन वाले सेक्शन में, यानी कि सेक्शन टू में। सेक्शन टू बेटा किस चीज का डेफिनेशन है? डेफिनेशन वाला सेक्शन, इसको आप बोल सकते हो डेफिनेशन वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ आप चेक करोगे, आपने यहाँ पे चेक किया वर्ड का मीनिंग, ठीक है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो इफ नॉट डिफाइन, डिफाइन है फिर तो ठीक है, गाड़ी वहीं बंद हो गई। अगर से डिफाइन नहीं है तो फिर आप स्टेप नंबर थ्री पे आइए, और स्टेप नंबर थ्री में जो भारत में लॉ बनाया गया है बेटा, जनरल लॉज एक्ट 1897, आप इसमें जाइए, इसमें चेक कीजिए उसका मीनिंग, चेक द वर्ड्स मीनिंग। आप उस वर्ड्स का मीनिंग ढूंढिए बेटा यहाँ पे। अगेन फिर आपको यहाँ पर मिल गया तो अच्छी बात है, इफ नॉट डिफाइन, इसमें भी डिफाइन नहीं किया गया है, फिर आप अपने हिसाब से स्टेप नंबर फोर में उसको अज्यूम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन पार्लियांस में आप उसको अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, बट वो उसका मीनिंग बेटा निकलना चाहिए, उसका जो मीनिंग आप निकालोगे वो फुलफिल कर रहा हो उसके ऑब्जेक्टिव को, यानी कि लॉ जिस पर्पस से बनाया गया है उस पर्पस से बेटा उसका मीनिंग मैच करना चाहिए, उसका रिवर्सल नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस चीज को फुलफिल करने के लिए लॉ बनाया गया था उसी के चीज, उसी के जैसा मिलता जुलता उसका मतलब होना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉमन पार्लेंस, ठीक है, अज्यूम कर लेना है। या फिर यहाँ पर जनरली बेटा आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट बेटा इस रिक्वेस्ट को क्या कर सकती है आपकी? डिफाइन कर सकती है। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट से, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसको नोट कीजिए फटाफट से।